हेलो टू ऑल बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, डैट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो उसमें एक्सचेंज होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कह देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो मेल एंड फीमेल की तरह वर्क करती हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस मेथड को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्लियर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अर्थ यह है कि यहाँ पर बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नहीं पाया जाता है, लेकिन वो जो बैक्टीरिया हैं वो मेल एंड फीमेल की तरह क्या करती हैं, वर्क करती हैं। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर वीडियो में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग आनुवांशिक पुनर्संयोजन के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, डैट मीन जो डीएनए जो होता है वो क्या करता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर कह देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर पहली जो प्रोसेस यानी जो पहला मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा मेथड है कॉन्जुगेशन। तो पहले चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो लिखिए, बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इनमें अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह गैमीट्स का यानी युग्मकों का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। दैट मीन कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं, गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, तो उस तरीके से यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी गैमेट नहीं बनता है। ठीक, क्लियर। नहीं होता है अर्थात लिख लीजिए, इट मीन्स अर्थात डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन जैसे कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड जाइगोट बनता है गैमेट्स के मिलने से, तो उस तरीके से यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का डिप्लॉयड जाइगोट नहीं बनता है। डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर नई लाइन लिखिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में कुछ जीन्स या इसको हम लोग कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, डैट मीन डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, कुछ जीन्स या जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल
दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है, में ट्रांसफ़र हो जाता है या ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है या ट्रांसफ़र होता है, अर्थात जेनेटिक मटेरियल का, अर्थात जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, कह सकते हैं एक्सचेंज होता है। यानी हम कहें तो यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का अर्थ यही होता है कि जिसमें जो डीएनए जो होता है या डीएनए या इसके अंदर जो कुछ जीन्स जो होते हैं वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या बैक्टीरियल सेल में क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं, अर्थात इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है उनका एक्सचेंज होता है या आदान प्रदान होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या आनुवांशिक पुनर्संयोजन। ठीक, क्लियर। अब ये इसके जो मेथड्स हैं वो फॉलोइंग टाइप्स के हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लिख लीजिए नई लाइन से, लिखिए ये फॉलोइंग मेथड्स द्वारा होता है, यानी जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है ये फॉलोइंग मेथड्स द्वारा होता है। तो ये फॉलोइंग मेथड्स के द्वारा होता है, क्लियर। तो यहां पर जो मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेशन, क्लियर। तो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन को हम लोगों को डिटेल में देखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक कैसा मेथड है। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रूपांतरण, क्लियर। तो लिख लीजिए यहां पर पॉइंट्स में लिखिए नंबर ए नंबर बी करके या स्टार बना लीजिए। लिखिए इस प्रोसेस में एक बैक्टीरिया का डीएनए एक बैक्टीरियल सेल का डीएनए, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में रूपांतरित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, कह सकते हैं रूपांतरित हो जाता है या चेंज हो जाता है, कह सकते हैं रूपांतरित हो जाता है, या उस मीडियम में एंटर करता है, या उस मीडियम या उस माध्यम कह सकते हैं, उस मीडियम में इंटर करता है, उस मीडियम में इंटर करता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हों, यानी वृद्धि कर रहे हों, ग्रो कर रहे हों, क्लियर। तो इस प्रोसेस में एक जो बैक्टीरिया का जो डीएनए जो होता है, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है या एक्सचेंज हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है, क्लियर। अगला पॉइंट लिखिए नंबर बी पॉइंट, लिखिए ट्रांसफॉर्मेशन की खोज, ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण की खोज सबसे
सबसे पहले ग्रिफिथ ने, जो ग्रिफिथ हैं वो साइंटिस्ट हैं आपके, ग्रिफिथ ने, और ब्रैकेट में लिख देना 1928, क्लियर, 1928 में इन्होंने खोज की थी। ठीक, ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनी, ये बैक्टीरिया का नाम है, डिप्लोकोकस निमोनी, निमोनी, क्लियर, ये बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी, जिसके कारण ही निमोनिया होता है। ठीक है, इसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से निमोनिया होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की खोज सबसे पहले ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया में की, बैक्टीरिया में की, क्लियर। तो सबसे पहले ग्रिफिथ साहब ने ट्रांसफॉर्मेशन की यानी रूपांतरण की खोज जो थी वो किसमें की थी, डिप्लोकोकस नामक जो बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया जो है जिसके इन्फेक्शन से निमोनिया हो जाता है। ठीक, तो उसी बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने 1928 में सबसे पहले खोज की थी। ठीक, क्लियर। नई लाइन से लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए, नंबर सी पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए एबेरी, ये भी साइंटिस्ट है, एबेरी कामा मैक्लियोड, कामा मैक्लियोड एंड मैककार्टी, मैककार्टी, मैककार्टी पढ़ते हैं, ठीक है, मैककार्टी ब्रैकेट में 1944, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का डिटेल में, ट्रांसफॉर्मेशन का डिटेल में अध्ययन किया। तो डिटेल में 1944 में ये तीन जो साइंटिस्ट हैं आपके, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1944 में ट्रांसफॉर्मेशन का डिटेल में अध्ययन किया था। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो दिया था वो क्या एक्सपेरिमेंट था। तो हेडिंग डाल लीजिए, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ्स का प्रयोग। तो ग्रिफिथ्स का जो एक्सपेरिमेंट क्या था वो हम लोग देख लेते हैं। तो नई लाइन से लिखिए, इसमें लिखिए ग्रिफिथ ने अपने प्रयोगों के लिए, ग्रिफिथ ने अपने प्रयोगों या अपने एक्सपेरिमेंट्स कह सकते हैं, अपने प्रयोगों के लिए डिप्लोकोकस निमोनी, जो कि बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन, 2 प्रभेद कह सकते हैं, 2 तरीके के बैक्टीरिया इन्होंने लिए, 2 स्ट्रेन का चयन किया, अर्थात 2 बैक्टीरिया लिए इन्होंने, 2 स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया लिए, किसके, डिप्लोकोकस निमोनी नामक जो बैक्टीरिया है इसके 2 प्रभेद लिए कह सकते हैं। तो एक प्रभेद ऐसा था जो कि वायरुलेंट था, जो कि इन्फेक्शन वाला था, और एक स्ट्रेन ऐसा था, प्रभेद ऐसा था जो कि
इन्फेक्शन नहीं फैलाता था। ठीक क्लियर, ठीक क्लियर। तो इन्होंने कौन कौन से जो 2 स्ट्रेन लिए थे वो हम लोग देख लेते हैं। तो नई लाइन से लिख लीजिए ये कौन कौन से स्ट्रेन थे आपके, कि 2 स्ट्रेन का इन्होंने कैसे चयन किया। ये यानी डिप्लोकोकस नामक निमोनिया नामक जो बैक्टीरिया है इसके 2 स्ट्रेन लिए थे। तो ये कौन कौन से स्ट्रेन थे, तो इसके 2 स्ट्रेन थे। नंबर 1 है एस थर्ड स्ट्रेन, या इसको हम लोग कह सकते हैं वायरुलेंट स्ट्रेन, या इसको हम कह सकते हैं कैप्सुलेटेड स्ट्रेन। क्लियर। तो पहला जो उन्होंने लिया था एस थर्ड स्ट्रेन लिया था, या इसको वायरुलेंट स्ट्रेन भी कहते हैं या कैप्सुलेटेड स्ट्रेन भी कहते हैं, जो कि तुरंत इन्फेक्शन फैलाता है, अर्थात कह सकते हैं ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए कि यह पैथोजेनिक होते हैं। यह पैथोजेनिक यानी रोगकारी, यानी रोगजनक, यानी रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ठीक। तो जो पहला स्ट्रेन जो था यानी एस थर्ड स्ट्रेन, जिसको हम लोग स्मूथ स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो स्मूथ का अर्थ यह है कि इनके ऊपर कैप्सूल पाया जाता है, और कैप्सूल वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो इन्फेक्शन फैलाते हैं, और इन्फेक्शन फैला के क्या करेंगे, डिजीज पैदा करेंगे। तो ये पैथोजेनिक होते हैं। क्लियर। तो ये पैथोजेनिक होते हैं। अगला जो इन्होंने स्ट्रेन दिया था वो अगला जो स्ट्रेन लिया इन्होंने वो था आर सेकेंड स्ट्रेन, जिसको हम लोग कह सकते हैं नॉन वायरुलेंट, यानी ये ऐसे बैक्टीरिया थे, ऐसे स्ट्रेन थे बैक्टीरिया के जो कि इन्फेक्शन नहीं फैलाते थे। ठीक। और ये इनके ऊपर कैप्सूल जो होता था वो नहीं पाया जा रहा था। ठीक। तो ये कैसे हैं, नॉन कैप्सुलेटेड। क्लियर। तो यहाँ पर लिखना चाहे एक पॉइंट लिख लीजिए कि ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं, नॉन पैथोजेनिक, दे आर नॉन पैथोजेनिक। क्लियर। तो ये 2 टाइप के उन्होंने स्ट्रेन लिए थे डिप्लोकोकस निमोनी के, या डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया जो है उसके 2 स्ट्रेन लिए थे, एस थर्ड स्ट्रेन और आर सेकेंड स्ट्रेन। तो एस का मीन यहाँ पर स्मूथ है। क्लियर। स्मूथ का अर्थ है कि इसमें कैप्सूल पाया जाता है, कैप्सुलेटेड है। ठीक। और जो आर का मीन है यहाँ पर रफ, यानी कह सकते हैं कड़िकामय कह सकते हैं, यानी इनके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कैप्सूल जो होता है वो नहीं पाया जाता है। क्लियर। तो आगे डिटेल में देख लेते हैं कि इन्होंने इस टाइप के जो बैक्टीरिया के स्ट्रेन लिए, इनको एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, जिसमें कि ये दोनों स्ट्रेन लेकर जो माउस जो था, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो देख लेते हैं क्या पॉइंट्स थे इनके। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, या आप स्टार बना लीजिए। पहले पॉइंट लिखिए, सबसे पहले ग्रिफिथ ने आर सेकेंड स्ट्रेन, जो कि कैसा था, नॉन वायरुलेंट था, आर सेकेंड स्ट्रेन को माउस की बॉडी में इंजेक्ट कराया। तो क्या हुआ, तो डैश लगा के एरो बना के लिखिए माइस द्वारा या माउस कह दो चाहे माउस कह दो। ठीक। क्लियर। माउस द्वारा या माइस द्वारा निमोनिया के सिम्टम्स यानी लक्षण, निमोनिया के लक्षण या सिम्टम्स शो नहीं हुए, क्योंकि भाई नॉन वायरुलेंट है। और माउस या माइस भी कह सकते हैं, और माउस या माइस
जीवित रहा, डैट मीन अलाइव, और माइस जीवित रहा। तो पहले उन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ साहब ने आर सेकेंड स्ट्रेन बैक्टीरिया का ले यानी डिप्लोकोकस निमोनी का आर सेकेंड स्ट्रेन लिया और माउस की बॉडी में इंजेक्ट कराया, और इंजेक्ट कराने पर उन्होंने देखा कि माउस में किसी भी प्रकार के निमोनिया के लक्षण नहीं दिखे उन्हें, और जिससे कि जब नहीं दिखे दैट मीन उसको निमोनिया नहीं हुआ, जब निमोनिया नहीं हुआ तो वो जीवित रहा। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, अगले उन्होंने क्या किया फिर बाद में, फिर लिखे अब एस थर्ड स्ट्रेन को यानी वायरुलेंट स्ट्रेन जो कि था, अब एस थर्ड स्ट्रेन को माउस की बॉडी में इंजेक्ट, माउस की बॉडी में इंजेक्ट कराया, माउस की बॉडी में इंजेक्ट कराया तो क्या हुआ देखिए, तो उन्होंने फिर बाद में एस थर्ड स्ट्रेन को यानी वायरुलेंट स्ट्रेन को माउस की बॉडी में, चूहे की बॉडी में इंजेक्ट कराया तो क्या हुआ देखिए, लिखिए इसमें, लिखिए माउस में निमोनिया के सिम्टम्स दिखने लगे, निमोनिया के सिम्टम्स दिखने लगे और माउस की यानी चूहे की डेथ हो गई, और चूहे की डेथ हो गई या माउस डेड हो गया। ठीक, क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, तो उन्होंने क्या किया, एस थर्ड स्ट्रेन को बाद में माउस की बॉडी में इंजेक्ट कराया, और इंजेक्ट कराने पर पता चला कि माउस में निमोनिया हो गया। ठीक, और निमोनिया हो गया वो माउस मर गया। ठीक, उसकी डेथ हो गई। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि अब एस थर्ड स्ट्रेन जो है आपका, उसको गर्म किया कह सकते हैं, उसको गर्म किया जिससे कि वो बैक्टीरिया जो था, एस स्ट्रेन वाले जितने भी बैक्टीरिया थे वो मर गए। ठीक, क्लियर। तो लिखिए, यही बात लिखिए, लिखिए अब एस स्ट्रेन या ऐसे लिखिए, एस थर्ड स्ट्रेन अच्छा लगेगा थोड़ा सा, एस थर्ड स्ट्रेन को हीट किल्ड करके यानी उसको गर्म करके उसको मार के कह सकते हैं बैक्टीरिया को, एस थर्ड स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट किल्ड करके माउस की बॉडी में इंजेक्ट कराया जिससे क्या हुआ देखिए क्या हुआ। तो लिखिए इसमें, चूहे में या माउस में, चूहे में निमोनिया के सिम्टम्स, चूहे में निमोनिया के लक्षण के सिम्टम्स दिखने सिम्टम्स नहीं दिखे, ऐसे लिखे, सिम्टम्स नहीं दिखे या नहीं दिखाई दिए, जिससे माउस जीवित रहा, जिससे माउस जीवित यानी अलाइव रहा। तो यानी अब उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन
जो बैक्टीरिया थे, एस थर्ड स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे, वायरुलेंट बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया, गर्म किया और गर्म करके उन बैक्टीरिया को मार दिया कह सकते हैं। और इन्हीं बैक्टीरिया को माउस की बॉडी में इंजेक्ट कराया और इंजेक्ट करने पर पता चला कि माउस में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हुआ, उसमें किसी प्रकार के निमोनिया के लक्षण नहीं दिखाई दिए, जिससे कि माउस क्या रहा, जीवित रहा, अलाइव रहा। क्लियर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है देखिए, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि अब माउस या ऐसे लिखिए अब हीट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन, यानी वायरुलेंट स्ट्रेन जो कि है वायरुलेंट, जो कि एस थर्ड स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट हो गया था, ठीक, नॉन वायरुलेंट हो गया था ये, ठीक। भाई गर्म किया था ना इसको, तो गर्म करने पर ये नॉन वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया, डैट मीन इन्फेक्शन नहीं फैला रहा था। अब हीट किल्ड एस स्ट्रेन व लिविंग आर सेकेंड स्ट्रेन को मिलाकर यानी इन दोनों स्ट्रेन को मिलाकर, यानी हीट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन को और लिविंग आर सेकेंड स्ट्रेन को, डैट मीन जो हमने हीट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन जो था उसको मिलाया और साथ में लिविंग आर सेकेंड स्ट्रेन को मिलाया और फिर बाद में उन दोनों स्ट्रेन्स को माउस की बॉडी में इंजेक्ट कराया। तो उससे क्या हुआ देखिए, स्ट्रेन्स को मिलाकर माउस में इंजेक्ट कराया, तो माउस यानी चूहा, तो माउस में निमोनिया के सिम्टम्स दिखने लगे और माउस डेड हो गया या माउस की डेथ हो गई और माउस की डेथ हो गई। क्लियर। तो ये पॉइंट कह रहा है कि अब हीट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन को और लिविंग आर सेकेंड स्ट्रेन को दोनों को मिलाकर माउस की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया, तो क्या हो गया, माउस में निमोनिया हो गया, उसको कह सकते हैं, माउस में निमोनिया के सिम्टम दिखने लगे और माउस की मृत्यु हो गई, या ये माउस क्या हो गया, खत्म हो गया कह सकते हैं, ठीक। जिससे क्या हुआ, ये सिद्ध क्या होता है इसका ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एस थर्ड स्ट्रेन है वो हीट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन है, यहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई है इसका मतलब है। तो यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए रिजल्ट्स, कि इतना सब कराने के बाद रिजल्ट्स क्या निकला, कैसा क्यों हुआ, क्या था ऐसा जो कि निमोनिया हो गया माउस को, क्योंकि भाई बैक्टीरिया तो मर गया था ये एस थर्ड स्ट्रेन वाला, तो ऐसा क्या हुआ जिससे कि जो माउस जो था डेड हो गया, उसको निमोनिया कैसे हो गया। तो यहाँ पर पॉइंट्स में लिखिए, नई लाइन से लिखिए, इस एक्सपेरिमेंट निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट्स क्या निकले देख लेते हैं। फिर लिखिए, इस एक्सपेरिमेंट द्वारा ग्रिफिथ ने यह रिजल्ट निकाला कि डेड एस थर्ड स्ट्रेन, भाई ये तो गर्म करने पर मर गया था ना, एस थर्ड स्ट्रेन वाले जितने बैक्टीरिया वो मर गए थे, तो डेड एस थर्ड स्ट्रेन
में कोई ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो R सेकेंड, यानी जो नॉन वायरुलेंट है, R सेकेंड को S थर्ड यानी वायरुलेंट में, S थर्ड यानी वायरुलेंट में रूपांतरित कर देता है, रूपांतरित कर देता है, जिससे माउस की डेड हो जाती है, जिससे माउस की डेड हो जाती है। क्लियर? तो यहां पर रिजल्ट ये निकला, ग्रिफिथ साहब ने ये रिजल्ट निकाला कि ऐसा एक पदार्थ है जिसके द्वारा जो, क्योंकि यहां पर एस थर्ड स्ट्रेन को तो हमने हीट किल्ड कर दिया था, उसको मार दिया था कह सकते हैं, और मारने के बाद में ऐसा कैसे हो गया कि वो जो माउस है उसकी डेथ हो गई, उसमें सिम्टम यानी निमोनिया के दिखने लगे। तो ऐसा इसलिए हुआ, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि डेड स्ट्रेन जो एस थर्ड स्ट्रेन में कोई एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि R सेकेंड को, जो कि नॉन वायरुलेंट है, इसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, वायरुलेंट फेज में कह सकते हैं, या वायरुलेंट में यानी एस थर्ड स्ट्रेन में रूपांतरित कर देता है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनको एक्चुअल में सही बताएं तो इनको ये भी नहीं पता चल पाया था कि यह है क्या चीज। फिर उसके बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये चीज जो है, ये जो चीज है जो रूपांतरण कर रहा है, ये डीएनए है। तो यहाँ तक इन्होंने इतना ही पता लगा पाया कि कोई लगता है कि एक ऐसा पदार्थ है जो कि इस बैक्टीरिया को जीवित कर रहा है, जीवित करके एस थर्ड स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है। तो वो क्या था, डीएनए था, जो कि जो आपके साइंटिस्ट हैं एवेरी, मैक्लियोड, एम कार्टी, जो कि वैज्ञानिक है, इन्होंने ये बता पाया था कि ये जो पदार्थ है यही सारा फंडा जो है देख रहा है, कह सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत चेंज हो रही हैं। ठीक, तो डीएनए के द्वारा चेंज हो रही है, यानी डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, इसी प्रोसेस को उन्होंने कह दिया ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर एक पॉइंट और लिख लीजिए कि लेकिन ये पदार्थ का नाम नहीं बता सके, यानी ग्रिफिथ साहब जो थे वो पदार्थ का नाम नहीं बता सके कि इसके कारण ये हो रहा है। ठीक, लेकिन ये पदार्थ का नाम नहीं बता सके जो कि एस थर्ड से R सेकेंड में पहुंचकर रूपांतरण करता है, इसके बाद में तो उन्होंने ये बात नहीं बता पाई थी कि ये इस चीज के कारण जो है रूपांतरण हो रहा है। ठीक, इसके बाद में एवेरी, कामा मैक्लियोड, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने इसे डीएनए बताया, इसे यानी इस पदार्थ को जो कि रूपांतरण कर रहा है डीएनए बताया। तो ग्रिफिथ साहब को ये बात नहीं मालूम थी, उन्होंने केवल इतना पता लगा पाया अपने रिजल्ट में कि ये जो पदार्थ है यही पदार्थ जो है, क्योंकि भाई एस स्ट्रेन है, एस थर्ड स्ट्रेन है, उसको तो हमने हीट किल कर दिया, उसको मार दिया बैक्टीरिया को, फिर ये कैसे हो गया। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुछ ऐसा एक पदार्थ है जो कि क्या कर रहा है, रूपांतरण कर रहा है, अर्थात
एस्थर्ड स्ट्रेन जो है वो आर वाले स्ट्रेन को क्या कर रहा है, एस्थर्ड स्ट्रेन में चेंज कर रहा है कह सकते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, जो चूहा है उसको निमोनिया हो गया, लेकिन ये बात पूरी तरीके से बता नहीं सके। ठीक, उसके बाद ये 3 वैज्ञानिक आए, उन्होंने पूरा स्टडी किया और स्टडी करने के बाद पता लगाया कि ये जो पदार्थ था वो डीएनए था। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर एक डायग्राम भी यहाँ पर मैंने ड्रा किया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने अभी जो चीज़ें लिखवाई हैं इसी तरीके से, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने आर सेकेंड स्ट्रेन को जो कि नॉन वायरुलेंट था, और ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं इस स्ट्रेन वाले भी ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, इसीलिए इनको रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इनको इंजेक्ट किया, एक माउस के अंदर इंजेक्ट किया, जिससे कि क्या हुआ, माउस जीवित रहा, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, यानी जो निमोनिया जो था वो नहीं हुआ इस माउस को। फिर उसके बाद उन्होंने एस्थर्ड स्ट्रेन को जो कि वायरुलेंट होता है, और जितने वायरुलेंट बैक्टीरिया जो होते हैं, स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो कैप्सूल उनके ऊपर पाया जाता है। देखिए ये कवरिंग पाई जा रही है, कवरिंग पाई जा रही है। तो ये कवरिंग जो है, ये कवरिंग यही दर्शाता है कि बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है, यानी कैप्सूल पाया जा रहा है। तो इन बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जा रहा था। ठीक, तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को उन्होंने यहाँ पर एस्थर्ड स्ट्रेन को यहाँ पर माउस के अंदर इंजेक्ट किया, जिससे कि क्या हुआ, उसमें निमोनिया के सिम्टम्स दिखने लगे और माउस की डेथ हो गई। लिखा भी है माउस डाइज। क्लियर। उसके बाद देखिए उन्होंने एस्थर्ड स्ट्रेन को गर्म किया और गर्म करके उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन को मार दिया, यानी एस्थर्ड स्ट्रेन को उन्होंने मार दिया कह सकते हैं। और इन्हीं स्ट्रेन्स को फिर माउस की बॉडी में इंजेक्ट कराया, जिससे कि किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं हुई, डैट मीन निमोनिया नहीं हुआ, जिससे कि माउस अलाइव रहा, जीवित रहा। क्लियर। तो यानी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया मर गया, जिससे कि चूहा जीवित रहा। क्लियर। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया, आर सेकेंड और हीट किल्ड एस्थर्ड स्ट्रेन, इन दोनों के मिक्सचर को मिलाकर उस बॉडी माउस की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया। देखिए ये आपके हैं आर सेकेंड स्ट्रेन है, और ये वाले जो हैं आपके हीट किल्ड वाले स्ट्रेन्स हैं, हीट किल्ड एस्थर्ड स्ट्रेन्स है। इन दोनों को मिलाकर माउस की बॉडी में इंजेक्ट कराया, जिससे क्या हुआ, माउस डेथ हो गई, माउस की डेथ हो गई। डैट मीन उसको निमोनिया हो गया और वो डेथ हो गई। डैट मीन यहाँ पर कह सकते हैं कि आर सेकेंड और एस्थर्ड जो हीट किल्ड एस्थर्ड स्ट्रेन है, क्योंकि भाई एस्थर्ड स्ट्रेन्स के कारण ये तो मरा हुआ था, लेकिन ये कैसे हुआ, क्योंकि इसका जो डीएनए जो था वो आर सेकेंड स्ट्रेन के अंदर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर होने के कारण जो आर सेकेंड स्ट्रेन जो था, बैक्टीरिया जो था, वो एस्थर्ड स्ट्रेन की तरह काम करने लगा, जिससे कि इस चूहे को निमोनिया हो गया, और निमोनिया होने के कारण इसकी डेथ हो गई। तो ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ये जो इम्पोर्टेंट है, इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये दोनों स्ट्रेन आप लोग याद रखिए। ठीक, क्लियर। तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रूपांतरण, यानी डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग डिटेल में अगला जो मेथड देखेंगे कॉन्जुगेशन, उस कॉन्जुगेशन को डिस्कस करते हैं कि कॉन्जुगेशन प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है। तो हेडिंग डाल लीजिए कॉन्जुगेशन, यानी कॉन्जुगेशन। यानी संयुग्मन। देखिए ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड कही जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सबसे अच्छी प्रोसेस कही जाती है कह सकते हैं। तो लिखिए इसमें संयुग्मन इसको कहा जाता है हिंदी में। तो कॉन्जुगेशन में लिखिए कॉन्जुगेशन को सबसे पहले कॉन्जुगेशन को सबसे पहले लीडर वर्ग इज ए साइंटिस्ट, लीडर वर्ग एंड टाटम ब्रैकेट में लिखे 1946, लीडर वर्ग एंड टाटम ब्रैकेट में लिखे 1946 द्वारा ई कोलाई बैक्टीरिया में खोजा था।
में खोजा था। तो इसको, इस प्रोसेस को सबसे पहले किसने खोजा था? लीडरबर्ग साहब ने और टाटम साहब ने 1946 में ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर इसको सबसे पहले खोजा था। ठीक, ये पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो लिख लीजिए, लिखिए इसके लिए यानी इस खोज के लिए कह सकते हैं, इन्हें नोबेल प्राइज मिला। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। ठीक, यानी कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को खोजने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्लियर? अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। इसके बाद वॉलमैन, ये भी साइंटिस्ट हैं, वॉलमैन एंड जैकब, ये भी साइंटिस्ट हैं। वॉलमैन एंड जैकब ने ई कोलाई में इसका यानी कॉन्जुगेशन का, इसका डिटेल में यानी विस्तृत रूप में कह सकते हैं, डिटेल में अध्ययन किया या इसकी स्टडी की। तो इसके बाद वॉलमैन साहब और जैकब साहब ने क्या किया था? ई कोलाई में इसका जो है डिटेल में इसका अध्ययन किया था। क्लियर? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नई लाइन से लिखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इस प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इस प्रोसेस या इस मेथड, इस प्रोसेस या मेथड में एक डोनर बैक्टीरियल सेल, एक डोनर यानी दाता जीवाणु कोशिका, एक डोनर बैक्टीरियल सेल किसी रेसिपिएंट यानी ग्राही कह सकते हैं, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के साथ कॉन्जुगेशन ट्यूब द्वारा यानी संयुग्मन नलिका द्वारा, कॉन्जुगेशन ट्यूब द्वारा जुड़ जाती है। तो इस सेक्सुअल प्रोसेस में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है? एक डोनर सेल होती है और एक रेसिपिएंट सेल होती है जो कि कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा क्या होती है? जुड़ जाती है। ठीक, और इसी ट्यूब की हेल्प से क्या होता है? डोनर सेल, जो डोनर बैक्टीरियल सेल है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। तो लिख लीजिए, इस ट्यूब की सहायता से, इस ट्यूब यानी नलिका कह सकते हैं यानी कॉन्जुगेशन ट्यूब, इस ट्यूब की हेल्प से डोनर बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, ब्रैकेट में लिख दीजिए, डीएनए लिख दीजिए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो जाता है, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर
हो जाता है, हो जाता है। फिर लिखे रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल, यानी जब उसके बाद ये जो दोनों भाई उसके अंदर रेसिपिएंट के अंदर भी एक डीएनए प्रेजेंट रहता है, सीधी सी बात है, उसमें से एक पहले से एक डीएनए प्रेजेंट रहता है। तो होता क्या है कि दोनों जो डोनर सेल से जो डीएनए आया है यानी ट्रांसफर हुआ है, फिर उन दोनों डीएनए का क्या होता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं या रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, कह सकते हैं। रेसिपिएंट तो क्या लिखा है, ट्रांसफर हो जाता है। फिर लिखा रेसिपिएंट सेल या बैक्टीरियल सेल, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल, दोनों डीएनए यानी एक जो कि डोनर सेल से आया हुआ डीएनए है, ठीक, दोनों डीएनए और एक उसके अंदर पहले से ही मौजूद है। रेसिपिएंट सेल्स के दोनों डीएनए के दोनों, यहाँ पे इस तरीके डीएनए आपस में मिलकर या अटैच होकर कह सकते हैं, आपस में मिलकर रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्संयोजी डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बैक्टीरिया यहाँ पर बनाए देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, दो सेल्स होती हैं, तो एक जो सेल्स जो होती है वो डोनर सेल होती है, ठीक। डोनर सेल में क्या होता है, डोनर सेल के अंदर जो डीएनए यानी जो ट्रांसफर होता है, डीएनए जो होता है उसके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है, ठीक। और एक और है, यहाँ पर भी डीएनए पाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है जो कि पिलाई के द्वारा बनती है। पिलाई जो होता है स्ट्रक्चर होता है, तो इसके द्वारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। तो जहाँ से जिस सेल से जो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है उस सेल को यहाँ पर कह देते हैं डोनर सेल्स, ठीक। और जिस सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, यानी ए वाली बैक्टीरियल सेल से बी वाले में जो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, इस सेल को यहाँ पर कह देंगे रेसिपिएंट या ग्राही बैक्टीरियल सेल। क्लियर? और इसके अंदर जिसके द्वारा यहाँ पर क्या होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा ही ये जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ट्रांसफर होता है। क्लियर? तो ये क्या होता है, यहाँ पर पहले से एक डीएनए मौजूद रहता है रेसिपिएंट के अंदर, और एक डीएनए यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है, और ट्रांसफर होकर क्या करता है, ये दोनों डीएनए जो होते हैं आपस में मिलकर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक। क्लियर? तो क्या होता है कि डोनर माने जो डीएनए ट्रांसफर करता है या जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, और जो ग्रहण करता है उसे हम रेसिपिएंट सेल भी कहते हैं। क्लियर? आगे और डिटेल में देखेंगे। अब नई लाइन से लिखिए बैक्टीरियल सेल के कॉन्जुगेशन, बैक्टीरियल सेल के कॉन्जुगेशन, बैक्टीरियल सेल के कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाली, यानी जो भाग लेती हैं, पार्टिसिपेट करने वाली डोनर सेल्स या डोनर बैक्टीरियल सेल, डोनर सेल्स को मेल तथा रेसिपिएंट सेल को
तथा रेसिपिएंट सेल को फीमेल बैक्टीरियल सेल कहते हैं। यानी जो डीएनए को ट्रांसफ़र करता है, या कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है, उस सेल्स को यानी डोनर सेल्स को हम लोग मेल कह सकते हैं। ठीक, उसको मेल कह सकते हैं। और इसको या फीमेल यानी जो ग्रहण करता है, यानी रेड सेल जो होती है, उसको हम लोग यहाँ पर फीमेल बैक्टीरियल सेल के नाम से भी जानते हैं, कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, तो यानी जो दोनों सेल्स हैं वो मेल और फीमेल की तरह वर्क करने लगती हैं, हालांकि गैमीट्स नहीं बनते हैं। क्लियर? तो क्या लिखा है कि डोनर सेल्स को मेल तथा रेसिपिएंट सेल्स को फीमेल बैक्टीरियल सेल कहा जाता है, ये कहते हैं। फिर नई लाइन से लिखिए, डोनर सेल्स को फर्टाइल सेल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो डोनर सेल्स ही करती हैं। क्योंकि डोनर सेल्स को हम मेल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है, और जो रेसिपिएंट सेल्स जो होती हैं उनके अंदर प्लाज्मिड यानी जो एफ फैक्टर जो होता है, प्लाज्मिड को ही एफ फैक्टर कहते हैं। तो जो एफ का मीन है यानी फर्टाइल। ठीक, तो यानी जो एफ फैक्टर जो होता है वो प्रेजेंट होता है केवल डोनर सेल्स में। क्लियर? तो क्या लिखा, डोनर सेल्स को फर्टाइल सेल्स भी कहते हैं, फर्टाइल सेल्स भी कहते हैं। तो डोनर सेल्स को यहां पर क्या कहते हैं, फर्टाइल सेल्स भी कहते हैं। अर्थात लिख लीजिए, अर्थात इट मीन्स, अर्थात ऐसे बैक्टीरियल सेल, अर्थात ऐसे बैक्टीरियल सेल या ऐसे बैक्टीरिया, अर्थात ऐसे बैक्टीरियल सेल्स जिनके अंदर एफ फैक्टर ब्रैकेट में लिख लेना, प्लाज्मिड, एफ फैक्टर या प्लाज्मिड इसको हम कह सकते हैं। एफ फैक्टर या प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहां पर एक पॉइंट हमने कहा है कि डोनर सेल्स को फर्टाइल सेल्स भी कहते हैं। फर्टाइल का अर्थ है कि वो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा करता है क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है, और इसी कारण इनके अंदर एफ फैक्टर यानी प्लाज्मिड होने के कारण ही क्या होता है कि जो प्लाज्मिड होता है उसकी क्लोनिंग होती है, और क्लोनिंग होके वो रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, क्या लिखिए, आगे से लिखिए, नई लाइन से लिखिए, वह कॉन्जुगेशन मेथड, वह कॉन्जुगेशन मेथड में डोनर सेल्स के रूप में कार्य करती है, यानी जो प्लाज्मिड जिनके अंदर पाया जाता है वो डोनर सेल्स के रूप में कार्य करती है, कह सकते हैं। फिर देखिए, इस प्रकार की बैक्टीरियल सेल यानी जो कि डोनर सेल्स हैं, कह सकते हैं, इस प्रकार की बैक्टीरियल सेल्स की सरफेस पर हेयर्स लाइक यानी बाल नुमा कह सकते हैं, रोम नुमा कह सकते हैं, हेयर्स लाइक
या सीलिया लाइक या सीलिया के समान, हेयर्स लाइक या सीलिया लाइक माइक्रो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, सूक्ष्म संरचनाएं कह सकते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिन्हें पिलाई कहते हैं, जिन्हें पिलाई कहते हैं। ये जो पिलाई जो होते हैं, हमने पिलाई पिछले लेक्चर वीडियो में पिलाई को डिस्कस किया था स्ट्रक्चर में, जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमने बताया था। तो पिलाई जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक। तो एक तो लॉन्गर पिलाई होती हैं, दूसरा शॉर्टर पिलाई होती है। तो जो लॉन्गर पिलाई जो होती हैं, जो कि इनको हम लोग सेक्स पिलाई के नाम से भी जानते हैं, डैट मीन ये कॉन्जुगेशन ट्यूब में है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है कह सकते हैं। यानी कॉन्जुगेशन जब प्रोसेस होती है तो ये सेक्स पिलाई जो होती हैं, सेक्स यानी इसके प्रोसेस में हेल्प करती हैं। तो सेक्स पिलाई क्या करती हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती हैं कह सकते हैं, ठीक। तो जिन्हें सेक्स पिलाई जो कि माइक्रो स्ट्रक्चर्स होती हैं बैक्टीरिया के पूरे सरफेस पर पाई जाती हैं, जिन्हें सेक्स क्या लिखा, पिलाई कहते हैं, जिन्हें पिलाई कहते हैं। इन्हीं की सहायता से, यानी पिलाई की सहायता से, इन्हीं की सहायता से डोनर बैक्टीरियल सेल रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के साथ, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के साथ जुड़ पाती हैं। ये कॉन्जुगेशन की प्रोसेस की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए ये डायग्राम मैंने यहां पर ड्रा किया है। तो देखिए ये एक सेल है, इसमें देखिए ये जो रोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं को क्या कह देते हैं हम लोग, पिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पिलाई कहते हैं, ठीक। तो जिन बैक्टीरिया के अंदर पिलाई पाई जाते हैं उनको हम लोग एफ फैक्टर, या कह सकते हैं जिनके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है, तो ऐसे बैक्टीरियल सेल को हम लोग एफ फैक्टर के नाम से जानते हैं, या मेल बैक्टीरियल सेल के नाम से जानते हैं। तो उसमें एक मेन डीएनए होता है, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली, ठीक, ज़्यादातर बैक्टीरिया में क्या होता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक तो आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर डीएनए तो होता ही होता है, मेन डीएनए होता है, लेकिन उसके अलावा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो कि डीएनए के समान, एक कह सकते हैं डीएनए का टुकड़ा वहाँ पर कह सकते हैं प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। और इस प्लाज्मिड की हेल्प से ही क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया जो होते हैं, नए बैक्टीरिया का कह सकते हैं फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करते हैं कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर बैक्टीरिया ड्रा किया है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें जो सर्कुलर डीएनए होता है और एक प्लाज्मिड होता है, तो ये दोनों डीएनए क्या होते हैं, इनकी दोनों की क्लोनिंग होती है, डैट मीन रेप्लिकेशन होता है, गुणन होता है, और गुणन करके एक यहाँ पर ये क्लोन डीएनए बना लेते हैं, क्लोन डीएनए, ठीक। और ये जो क्लोन डीएनए जो होता है, ये क्लोन डीएनए इस पिलाई की हेल्प से क्या करते हैं, वो जो भी आपकी जो ऐसी सेल्स हैं, डेट मीन फीमेल बैक्टीरिया है जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है, जो कि फीमेल बैक्टीरियल सेल की तरह काम करने लगती है, तो उन बैक्टीरिया से इन पिलाई के द्वारा एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये अपने डीएनए को नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर, जिनके अंदर प्लाज्मिड नहीं पाया जा रहा है, ठीक, उनके अंदर ये ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक बात यहाँ पर ये है कि जिनके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है उन्हें, उन बैक्टीरिया को एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है, और मेल बैक्टीरिया भी इनको कहा जाता है। क्लियर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिन बैक्टीरिया के अंदर एफ फैक्टर पाया जाता है या प्लाज्मिड पाया जाता है उन्हें एफ पॉजिटिव कहा जाता है, और जिन बैक्टीरिया के अंदर
कोई किसी भी प्रकार का प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता है, यानी नॉर्मल डीएनए पाया जाता है, यानी प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है, यानी नो फैक्टर कह सकते हैं या नो प्लाज्मिड कह सकते हैं। तो प्लाज्मिड जिनके अंदर नहीं होता है उन्हें हम F- या फीमेल बैक्टीरियल सेल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो क्या होता है कंजुगेशन की प्रोसेस में, क्या होता है, एक डोनर सेल्स होती है, इनको डोनर सेल्स कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांसफर कर रहे हैं इसके अंदर, तो इनको डोनर सेल कहते हैं, जो कि मेल बैक्टीरियल सेल कहा जाता है इनको। ठीक, और जो रेसिपिएंट सेल्स जो होती हैं उनके अंदर प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। ठीक, तो क्या होता है, ये कंजुगेशन ट्यूब बनाती हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एरो कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कंजुगेशन ट्यूब बन रही है। तो कंजुगेशन ट्यूब जो कि पिलाई के द्वारा बनती है, इसी की हेल्प से जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफर होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मेन डीएनए पाया जा रहा है और यहाँ पर प्लाज्मिड भी पाया जा रहा है, तो ये प्लाज्मिड है। ठीक, इसकी रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन होने के बाद में क्या होता है, ये जो डुप्लीकेट डीएनए बना है, ये डीएनए ट्रांसफर हो जाता है रेसिपिएंट सेल के अंदर, और ट्रांसफर होने के बाद में यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये देखिए डुप्लीकेट डीएनए आया है इसके अंदर। ठीक, डुप्लीकेट डीएनए इसके अंदर ट्रांसफर हुआ है और ये एक डीएनए यहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट है, डेट मीन ये मेन डीएनए है, रेसिपिएंट का मेन डीएनए। फिर क्या होता है, ये जो दोनों डीएनए इसके अंदर हैं, यानी ये भाई डोनर सेल से आया, सीधी सी बात है, तो ये क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस करते हैं। और रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है, आपको पता है कि सिनेप्सिस होता है, यानी दोनों के जो हेलिक्स हैं वो खुलते हैं और दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, डेट मीन, और जुड़कर सिनेप्सिस यानी इस प्रोसेस को कह सकते हैं, यानी जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्संयोजित डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। यानी ये दोनों डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर? और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनता है वो F पॉजिटिव बैक्टीरिया की तरह, यानी भाई रेसिपिएंट सेल है ना, ये भी रेसिपिएंट सेल है, रेसिपिएंट सेल, ये भी क्या है, रेसिपिएंट सेल है। तो रेसिपिएंट सेल्स जो कि इनको हम लोग फीमेल बैक्टीरिया कहते हैं, तो ये क्या करती हैं, ये जब इनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, फिर बाद में ये जो सेल है ये F पॉजिटिव सेल्स की तरह काम करने लगती है। ठीक, डेट मीन इनके अंदर प्लाज्मिड यानी F फैक्टर आ जाता है, और F फैक्टर आने के कारण ये मेल बैक्टीरिया की तरह बिल्कुल काम करने लगती हैं। तो इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं। तो यहाँ पर पिलाई के द्वारा कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर बैक्टीरिया का यहाँ पर जो साइकिल है कॉन्जुगेशन का मैंने यहाँ पर ड्रा किया है। ठीक, अगले लेक्चर में कुछ और डिस्कस करेंगे।